Hello students. So far we are done up to session 40 and hope you have revised the sessions and watched them. Let's begin with the last part of the book, that is session 41. Let's begin from there and understand what all words he is talking about. Many words he has told us in this session. As a little lengthier session, I suggest that you have patience to watch video up to the last. Okay, that's what we say is origin. What do you say? People are the craziest animals. Now he is just trying to compare people with animals. Bovine, placid, like a cow, stolid, patient. Unexcitable is built on the Latin word for ox or cow, that is bovis. This word we have used, bovis, we have used this word for ox और cow, ये bovis word है. वहीं से हमने एक वर्ड निकाला है bovis काउ के लिए और सफिक्स निकाला है हमने एक वर्ड आइन मीन्स लाइक, यानी जो काउ लाइक हो जाए वो पर्सन क्या है, बोवाइन हो जाता है. प्लेसिड वेरी काम होता है. स्टॉलिड मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो हम बोलते हैं, वैसे तो नीचे वर्ड लिखा है मैंने, काम शोइंग लिटिल इमोशन, स्टॉलिड. बट अगर ब्रेक करके वर्ड पढ़ो न्यूमैनिक्स, इफ़ यू सीन अ फ्यू वीडियोज़ देयर ऑन माई चैनल, जिसमें मैंने न्यूमैनिक्स की वीडियोज़ डाली हैं, अगर आपने कभी देखी हो तो. न्यूमैनिक्स की वीडियो डाली है, ठीक है, वो देखना आपको मिल जाएंगी न्यूमैनिक्स की वीडियोस. उसमें हम क्या बोल रहे हैं, स्टॉलिड मतलब स्टील प्लस सॉलिड, यानी जो स्टील जैसा सॉलिड हो वो न्यूमैनिक्स, वो हमने बताया कि वो जो है बड़ा इमोशनल नहीं होता, काइंड ऑफ पेशेंट, अनएक्साइटेबल हो जाता है. तो दीज पर्सन्स आर नोन एज बोवाइन. बोवाइन हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड बोविस एंड देन आइन इज लाइक, यानी काउ लाइक हो जाएगा. सिमिलर टू द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, यानी वो उसकी करेक्टरिस्टिक वैसी होती है. टू कॉल समवन बोवाइन इज ऑफ कोर्स फार फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री. फार फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये डेरोगेटरी वर्ड होता है, एक्सप्रेसिंग प्रेज और एडमायरेशन. कॉम्प्लीमेंट्री तो मतलब ही होता है एक्सप्रेसिंग प्रेज, लेकिन फार फ्रॉम कॉम्प्लीमेंट्री मतलब अच्छा वर्ड नहीं होता किसी के लिए. अगर आप यूज़ करते हो इसका मतलब आप उसे बहुत डल कहना चाहते हो. एडजेक्टिव इज कंसिडरेबली स्ट्रॉन्गर देन फ्लैग्मेटिक. फ्लैग्मेटिक होता है बड़ा काम, अनइमोशनल. आप कहते हैं स्टॉलिडली काम हो जाता है, यानी वो ज़्यादा एक्साइट नहीं होता. इफ़ इज़ वन ए लॉटरी रिमेन द सेम, लॉस समथिंग रिमेन द सेम. वो थोड़ा सा आप उसके पॉजिटिव टोन में बात करते हो. तो फ्लैग्मेटिक इज ए पॉजिटिव वर्ड वेयर इन ही सेज, अगर आप किसी के लिए बोवाइन यूज़ करते हो तो थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड हो जाता है. एंड इम्प्लाइज अ सर्टेन माइल्ड कंटेम्प्ट ऑन द पार्ट ऑफ द स्पीकर. वो थोड़ा सा कम कंटेम्प्ट होता है उसके अंदर. कंटेम्प्ट मतलब उसको थोड़ा सा कम आप इंसल्टिंगली बोलते हो. ए बोवाइन पर्सन इज समवट लाइक वेजिटेबल, ईट्स एंड ग्रोज एंड लिव्स बट अपेरेंटली इज लैकिंग इन एनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स. देखने में ऐसा लगता है कि बिल्कुल डल टाइप का है, कोई फीलिंग्स नहीं होती, तो बोवाइन पर्सन कह सकते हैं. नाउ ह्यूमन्स आर समटाइम्स कंपेयर टू एनिमल्स एज इन द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. अगर आप देखें तो लियोनाइन, यानी वो लाइक ए लॉयन एन अपीयरेंस और टेम्परामेंट. ये नहीं कह रहा शक्ल शेर जैसी होगी, लेकिन अपीयरेंस जैसे लॉयन होता है, एग्रेसिव होता है, उसकी मूवमेंट बड़ी स्ट्रेच्ड होती है, तो कुछ लोग ऐसे वाले लुक्स में हो सकते हैं, उनके चलने का तरीका, बात करने का तरीका, टेम्परामेंट वैसा हो सकता है, तो लियोनाइन कहला सकता है. एंड देन कनाइन. कनाइन टीथ भी हमारा होता है, लाइक ए डॉग. तो व्हाट अ नाउन हो गया. द वर्ड रेफर्स टू द स्पीशीज टू विच डॉग्स बिलोंग, यानी वो इस पर्टिकुलर कैटेगरी को, स्पीशीज को बिलोंग करते हैं. आवर कैनाइन टीथ इज आर सिमिलर टू दोज ऑफ ए डॉग. वो जस्ट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे जो डॉग, वो जो टीथ होता है काइंड ऑफ कैनाइन टीथ, वो थोड़ा शार्प एज्ड होता है, टू टीयर अपार्ट के लिए काम आता है. तो ये भी कैनाइन के टीथ भी वैसे ही होते हैं. फीलाइन मीन्स कैट लाइक हो जाते हैं. वी मे स्पीक ऑफ फीलाइन ग्रेस, यू नो. इंसल्टिंगली हम किसी को बोलते हैं कोई फिलाइन होता है, क्योंकि फिलाइन जो कैट होती है वो बड़ी स्टील्थली करेक्टर होती है. तो किसी के लिए बोलना कैटी, इट मीन्स फिलाइन टेम्परामेंट. व्हेन वी मीन दैट अ पर्सन इज कैटी, मतलब वो बड़ा चुपके से आता है, बड़ा इस तरीके के नेचर का है, तो थोड़ा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा किसी को फिलाइन टेम्परामेंट बोलेंगे तो. पोर्साइन इज पिग लाइक हो जाएगा, ओके, डर्टी काइंड ऑफ. एंड देन वल्पाइन फॉक्स लाइक हो जाएगा. कनिंग नेचर को बताना चाहेंगे क्या. When applied to people, this adjective usually indicates the shrewdness of a fox. Shrewd हमने बताया, astute, malicious, cunning. We use these words for the fox. And then ursine, bear-like हो जाता है. उसके looks वैसे bear जैसी होती हैं. ऐसे आपने उर्सा मेजर और उर्सा माइनर आपने कॉन्स्टलेशन सुने होंगे, उनकी लुक्स भी वैसे ही होती हैं.
and then lupine is wolf-like, and then equine is horse-like, and piscine is fish-like. Pisciculture, you might have heard of it. यानी these words indicate the characteristic of a person, the traits of a person, उसकी appearance और उसका temperament को indicate करता है, अगर आप किसी को इस तरीके की कैटेगरी में दिखाना चाहते हैं तो. Then he says all these adjectives come from the corresponding Latin words. ये Latin words हैं जिससे वो word devise हुए हैं. तो ये उसका रूट वर्ड हो गया, जैसे लियो का लॉयन हो गया, कैनिस डॉग के लिए यूज़ हुआ, फेलिस कैट के लिए यूज़ हुआ, ये वो बताना चाह रहा है हमें. एंड देन द वर्ड फॉर मीट फ्रॉम ए पिग पोक डिराइव्स ऑब्वियसली फ्रॉम पर्कस. अगर आप देखेंगे तो ये वो जो वर्ड है हमने निकाला है वो कहाँ से आया है? पिग का वर्ड पर्कस से आया है. उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर, अभी मैं आपसे बोल ही रहा था, द ग्रेट बियर एंड द लिटिल बियर, the two conspicuous groups of stars in the northern sky. Conspicuous इसलिए बोल रहा है जो visible होते हैं. Conspicuous of course only on a clear night. अगर clear night होगी तो आप उनको देख सकते हैं. Are so labeled because in formation they resemble the outline of bears. The feminine name, किसी के नाम उर्सुला भी रख देते हैं, किसी का नाम इज बाई एटमोलॉजी इज अ लिटिल बियर. किसी के लिए नाम, किसी को मान लीजिए नेम होता होगा वहाँ पर, वो कह रहा है कि उसका नाम उर्सुला रख दिया तो वो उसका नाम लिटिल बियर जैसा हो गया. नॉर्मली बियर वैसे हम बड़ा बियर हग कहते हैं, बड़ा डेलिकेट मानते हैं, बड़ा वार्म वाला मानते हैं, तो हो सकता है किसी ने किसी का नाम उर्सुला रखा हो. तो ही सेज विच परहैप्स इज ए स्ट्रेंज नेम टू बर्डन ए चाइल्ड विद. किसी बच्चे के लिए आप बहुत प्यार करते हो तो आपने कहा यार ये तो मेरा बियर है, मेरा बेबी वैसा है, तो आपने उसका नाम वैसा रख दिया. लेकिन वो कह रहा है यार ये थोड़ा सा बच्चे के लिए नेगेटिव हो जाएगा कि वो बियर जैसा मीनिंग निकल रहा है उसके साथ. द स्किन डिसीज लुपस, ही सेज स्किन डिस लुपस इज सो नेम्ड बिकॉज इट ईट्स इनटू द फ्लैश एज अ वुल्फ माइट. तो अभी देखा ना आपने ल्यूपस, ल्यूपाइन हमने वर्ड बोला था, तो वो डिसीज़ का नाम ल्यूपस से हुआ है. जैसे फॉक्स जो है फ्लैश में खाता है तो वहाँ से वैसे वर्ड निकाला. तो यू कैन सी दीज रूट वर्ड्स आर बेसिकली गिविंग birth to different new words. They are coining new words as per their root words. You cannot go home again. Cannot go home again मतलब आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जब आप अकेले हो और आपको घर आने में दिक्कत हो रही है, कोरोना वायरस हो गया, जो लोग हमारे बाहर फंसे हुए हैं वो बाहर ही फंसे हुए हैं. दो वी हैव बीन सेइंग, अगर आप जानते हैं तो वी हैव बीन सेइंग कि यार अभी तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गई, यू कैन कम होम. बट अमेरिका से आज अगर आपको घर आना है, इंडिया आना है, तो आपके टिकट 2 लाख रुपए से ऊपर है, wherein the normal ticket is around 50,000 rupees. तो normally common man के लिए this is going to be very difficult. So 1.5 year we have spent there away from our families. Now we can come, but we have to pay the hefty amounts of money. It means ऐसे बच्चे के लिए जो बाहर रह रहा है, अपने परिवार से दूर रह रहा है, तो उसको क्या naturally emotions are there with everyone. So that's what he's talking about. Nostalgia हो जाता है. Nostalgia built on 2 Greek roots. Nostos जिसका मतलब है रिटर्न है, एंड एल्गोस मीन्स पेन है. तो रिटर्न की पेन हो गई ना. इज़ अ फीलिंग यू कैन नॉट एवर अंडरस्टैंड अंटिल यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट. अगर आप अपने परिवार से दूर नहीं रहे और ऐसे स्टक नहीं हो गए तब तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या होता है. इफ़ यू हैव probably experienced it whenever some extremely stimulus has crowded your mind which scenes from an earlier day. आपके दिमाग में कुछ ऐसे इमोशंस आ जाते हैं जो आपने पहले भी स्पेंड यू करे होते हैं, तो वो आपको नेचुरली वो हॉन्ट करने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा लगने लगता है. यू नो हाउ लाइफ ऑफन सीम्स मच प्लेजेंटर इन रेट्रोस्पेक्ट. रेट्रोस्पेक्ट अगर हम पिछला समय देखें तो हम हमेशा ये कहते हैं जो समय बीत गया था वो बहुत अच्छा था यार, उस समय टेंशन नहीं थी या परिवार के साथ रहता था, जो भी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हमें लगता है. योर कॉन्शियस memory tends to store up the pleasant experiences of the past. Normally हमारे conscious में pleasant moments ज़्यादा याद रहते हैं. The trauma and unpleasant experiences may get buried in the unconscious. जो unconscious mind में हमारे वो पुराने bad experiences चले जाते हैं. होश वाले जो experiences होते हैं वो normally happy moment रहते हैं. And when you're lonely or unhappy, you may begin to relive these pleasant occurrences. It is then that you feel and the emotional pain and longing that we call नॉस्टैल्जिया. तो अगर आप अकेले हो गए आपको उस वक्त क्या याद आएगा? वो हैप्पी मोमेंट जो अपने फैमिली में बिताए थे, तो यू लॉन्ग फॉर दैट कि आई वांट टू एंजॉय द सेम काइंड ऑफ फीलिंग अगेन. तो नेचुरली आपको थोड़ा सा ये लगने लगेगा कि अरे यार मैं अकेला हूँ, कितना मिजरेबल है, तो वो पेन आपको देगा. तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो जाती है. द एडजेक्टिव इज नॉस्टैल्जिक
एज इन फिल्म्स दैट आर नॉस्टैल्जिक ऑफ द 50s, यानी आपको पुराने समय की याद आ जाती है, और एज इन दी फील्स as he feels nostalgic whenever he passes Vaughan Gardens and sees the house in which he grew up. नेचुरली वो घर से गुजरा या ऐसी जगह से गुजरा जहाँ उसने बचपन के दिन बिताए थे, तो उसको वो सब चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, तो ही फील्स नॉस्टैल्जिक अबाउट दैम. नॉस्टैल्जिक इज ऑलवेज यूर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट. हैप्पी मोमेंट्स जो अपने प्लेजेंट मोमेंट बिताए हैं उसके लिए होता है, तो आपको फिर उसके बेसिस पर थोड़ा पेन होने लगता है, एकदम से एक काइंड ऑफ पैंग्स ऑफ पेन आपको अटैक करता है, आपको लगता है यार आई वांट टू अचीव इट इमीडिएटली काइंड ऑफ, वो नॉस्टैल्जिक हो जाएगा. साउंडिंग्स, कैकोफोनी, साउंड की बात करता है. कैकोफोनी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कैकोग्राफिस्ट भी हमने पढ़ा था, यानी जहाँ पर हार्श होता है, अनप्लेजेंट होता है. फोनी मीन्स साउंड होता है, तो कैकोफोनी आ गया. कैकोफोनी इज इटसेल्फ ए हार्श साउंडिंग वर्ड एंड इज द ओनली वन दैट एग्जैक्टली डिस्क्राइब द अनम्यूजिकल ग्रेटिंग. जैसे ग्रेट नहीं करते कद्दूकस, तो किसी को ग्रेट कर रहे हो यानी आप उसको कद्दूकस पे कस रहे हो ना, काइंड ऑफ थिंग, आप बड़ा हार्श हो रहे हो. तो अनम्यूजिकल ग्रेटिंग ईयर ऑफेंडिंग नॉइजेस यू आर लाइकली टू हियर इन मैन मेड सराउंडिंग्स. जब हम अपने चारों तरफ चलते हैं तो शोर 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 होता है. द अंडरग्राउंड ट्रेन्स थंडरिंग थ्रू देयर टनल्स, जब ट्रेन्स आती हैं तो कितना शोर होता है. दे आर आई ऑफेंडिंग फॉर विच वी माइट क्वाइन द टर्म कैकोप्सिस. अगर वो आई ऑफेंडिंग भी होती है, इतनी तेज़ी से आती हैं तो आपका पूरा जो भी सीन देख रहे हो तो सब डिस्टर्ब हो जाता है, तो इसलिए वर्ड कैकोप्सिस में अगर आप देखो तो फिर वही ऑप्टिक वर्ड नहीं आ गया, एंड कैकोप्टिक एडजेक्टिव हो जाएगा. द ट्रैफिक बेडलैम्प, बेडलैम्प का मतलब होता है chaos, नॉइज काइंड ऑफ थिंग. यू से ट्रैफिक का जितना भी शोर शराबा हम सुनते हैं तो वो नॉइज हो जाता है, तो ट्रैफिक बेडलैम्प. ऑफ रश आवर्स इन ए बिग सिटी, नेचुरली रश आवर्स में काफ़ी रश शोर होता है. अ स्टील मिल, अ कार फैक्ट्री, ए ब्लास्ट फर्नेस एट्सेट्रा. तो यानी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी हार्श साउंड आती हैं. दीज आर ऑल कैकोफोनस साउंड्स, एडजेक्टिव हो जाएगा. दीज वर्ड्स आर बिल्ट ऑन द ग्रीक रूट कैकोस. मैंने पहले ही बोला था बैड, हार्श, अगली एंड फोन इज साउंड, ये तो आप समझ ही गए, तो कैकोफोनस बन गया. कैकोग्राफिस्ट, कैको इज हार्श एंड ग्राफिस्ट हैज़ कम फ्रॉम द वर्ड ग्राफीन. ग्राफीन मीन्स टू राइट, तो वहाँ से फिर कैकोग्राफिस्ट बोला. हमने कैकोग्राफिस्ट के 2 वर्ड मीनिंग याद किए थे, अगर आपको याद है. कैकोग्राफिस्ट द वन हुज हैंड राइटिंग इज वेरी बैड, एंड कैकोग्राफिस्ट वी लर्न दैट कैकोग्राफिस्ट द पर्सन द वन हुज स्पेलिंग्स आर वेरी बैड, उसको भी कैकोग्राफिस्ट बोलते हैं. फोन साउंड इज फाउंड इन अदर वर्ड्स. अब तो खैर जानते ही हैं, टेलीफोन है तो टेली मतलब डिस्टेंस था, अगर आपको याद है तो फिर जो दूर से जो रिलेशनशिप बना वो टेलीफोन है. यूफोनी, यू जब भी आता है वो हमेशा पॉजिटिव को इंडिकेट करता है, यानी प्लेजेंट साउंड होता है. यूथेनेसिया आपने देखा है, यूलॉजी आपने वर्ड देखा है, ये सारे वर्ड क्या बताते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड होते हैं. फोनोग्राफ, राइटर ऑफ साउंड. सैक्सोफोन, ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैंस साउंड इन्वॉल्व बाय द एडोल्फ सैक्स. ठीक है, इन्वेंटेड बाय सो एंड सो, तो उसी के नाम से सैक्सोफोन बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट होता है. जाइलोफोन, इसके बारे में इनके पिक्चर्स में पहले किसी उसमें दिखा चुका हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट added those pictures here in this particular slide. You have seen those pictures. Xylophone. फिर phonetics, the science of the sounds of the language. An adjective is phonetic. The expert is phonetician हो जाएगा. Anyway, phonetics होता है जिसकी pronunciation से associated है. Phone is again the same. A बोलूँ, E बोलूँ, A बोलूँ, that's the case. And phonics, the science of sound, also the method of teaching reading by practicing the sounds of letters and syllables. तो phonics हो जाती है. phonics is the science जिसमें आप उसको word को, syllable को pronounce करना सिखाते हैं, that is phonics होता है. Now you see all these 7 words which are written there, they are all associated with phone. Now these are basically telling you phone is associated with sound. The flesh and all, देखिए बड़े अच्छे वर्ड बनाए हैं इसने. कार्निवोरस combines carnis means flesh and voro means devour होता है बड़ा हंगरली किसी चीज़ को खाना, यानी फ्लैश को हंगरली खाने वाला बंदा कार्निवोरस है. दोज हु ईट नॉन वेजिटेरियन दे आर कॉल्ड कार्निवोरस, चाहे एनिमल हो या ह्यूमन हो, कार्निवोरस करेक्टर करता है. तो दे ईट वेरी हंगरली काइंड ऑफ थिंग, ऐसे वहाँ से वर्ड बनाया कार्निवोरस. ए कार्निवोरस एनिमल और कार्निवोर इज वन whose main diet is voro, to devour, is the origin of the other words referring to the eating habits. तो carnivorous वही है जो हंगरली खाता है फ्लैश को, कार्निवोरस है. उससे नए वर्ड भी हमने डिवाइस करे हैं. व्हाट आर दी वर्ड्स?
हार्बीवोरस भी अब देखें एक वर्ड निकाला, वोरो मीन्स हमने बोला टू डेवर, तो वहाँ से वर्ड क्या निकाला, हार्बीवोर। हार्बी में देखें तो सब्सिस्टिंग ऑन ग्रेन्स, ग्रासेस एंड अदर वेजिटेशन एज डू काउज, डियर, हॉर्सेज एक्सेट्रा, जैसे कि वो सब एनिमल करते हैं। द एनिमल इज ए हार्बीवोर, डेरिवेशन ये वर्ड आया हर्बा से, जिसका मतलब हर्ब है, तो अब तो समझते हो हर्ब तो हमने सुना हुआ है, एंड वोरो इज टू डेवर, यानी जो हर्ब पे जिंदा रहता है, तो आप समझ गए हार्बीवोरस होता है। ऑमनीवोरस, ईटिंग एवरीथिंग, ऑमनी तो आप जानते हैं, ऑमनी मतलब क्या आता है, ऑल होता है, तो मीट, ग्रेन, ग्रासेस, फ्लैश, इंसेक्ट्स एंड एनीथिंग एल्स डाइजेस्टेबल हो जाता है। मीन्स द ओनली स्पीशीज सो इनडिस्क्रिमिनेट इन देयर डाइट आर ह्यूमंस, हम ही हैं जो ऐसे खाते हैं, एंड रैट्स, प्लस ऑफ कोर्स सम कैट्स एंड डॉग्स दैट लिव विद पीपल, जो कैट्स और डॉग्स होते हैं वो हमारे साथ रहते हैं, तो वो फिर वो बिस्किट खाना भी सीख जाता है, दूध पीना भी सीख जाता है, फ्लैश खाना भी सीख जाता है, तो वो हो सकता है, ठीक है, उन्होंने दे हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ थिंग। इन कंट्रास्ट टू फिलाइंस एंड कैनाइंस, लॉयंस, टाइगर्स, बॉबकैट्स, वोल्व्स एटसेट्रा दैट आर नॉट डोमेस्टिकेटेड, तो उनको जब हम डोमेस्टिकेट नहीं करते तो ऐसा नहीं खाते, नहीं तो कैट्स वगैरह भी खा लेते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें खाने वाले ह्यूमन और रैट्स को बताता है। ऑमनीवरस कंबाइंस लेटिस वर्ड ओमनिस मीन्स ऑल, ओमनीपोटेंट आपने सुना था ना, तो वो बोला ओमनिस, विद वोरो इज दिस वी से द वर्ड, एडजेक्टिव इज आउस लगा दिया तो फिर ऑमनीवरस बन गया। एंड ऑमनीवरस रीडर भी हो सकता है, मतलब रीड्स एवरीथिंग इन ग्रेट क्वांटिटीज, दैट इज डाइवर्स ऑल काइंड ऑफ रीडिंग मैटर्स, कुछ भी पढ़ेगा, कुछ भी, चाहे वो फिक्शन पढ़े, चाहे फिलोसफी पढ़े, चाहे साइकोलॉजी पढ़े, चाहे सस्पेंस पढ़े, मतलब दे रीड एनी काइंड ऑफ जॉनर ऑफ द लिटरेचर। एंड वोरेशियस, अब तो समझ ही आता है, वोर से वर्ड आया है, वोरा, डेवर करना, यानी डेवरिंग, हैंस ग्रीडी और ग्लटनस हो जाता है। अपने वोर वर्ड हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, ये वाला उसी वोर को उसने याद किया है, वोरेशियस मतलब ऐसा पर्सन जो डेवर करता है बहुत हंग्रीली। ग्रीडी और ग्लटनस मे रेफर ईदर टू फूड और एनी अदर हैबिट, कोई भी चीज़, वोरेशियस पर्सन द वन हु इज वांट्स ऑफ मोर ऑफ एनीथिंग, वोरेशियस होता है। One may be voracious eater, voracious reader, voracious in one's pursuit of money, pleasure, etc. Normally voracious लोग hungry को consider करते हैं, but ऐसा है नहीं। voracious reader होता था स्कूल में, जो बड़े बुक वॉर्म होते हैं उसको voracious reader बोलते हैं। Think of two noun form of the loquacious. Can you write two nouns derived from voracious? One is voraciousness, निकाल सकते हैं, जैसे loquaciousness निकाला था, और दूसरा वर्ड निकाल सकते हैं वोरेसिटी। ओके, तो ये दो नाउन बन गए, हमने समझ आ गया। तो हर्बीवोरस हर्ब से आया, ओमनीवरस ओमनी और वोरो से आया, एंड वोरोशियस मतलब वोरो से आया। नाउ यू नो दी वर्ड्स, रटने की जरूरत नहीं है, अगर एक वर्ड याद रखोगे तो ये वर्ड याद रहेंगे, यू विल फील पॉजिटिव कि हाँ यार मैं बनाना जानता हूँ, दिस इज द वे ऑफ लर्निंग। एंड देन ऑलनेस, ऑल बात कर चुके हैं, ओमनी, लेटिस ओमनिस, ऑल इज द ओरिजिन ऑफ, अच्छा ओमनिस वर्ड कहाँ कहाँ लगा, omnipotent, omni मतलब all और potent means potential, all powerful, and adjective usually apply to God, usually, also to any ruler whose governing powers are unlimited, हो सकता है किसी रूलर के साथ भी लगाना पड़ जाए, which allows for some exaggeration, as King Canute proved to his sycophantic courtiers when he ordered the tide to come so far up the beach एंड नो फर्दर, मतलब वो ऐसा था कि जब उसने अपने कर्टियस को कहा, अपने मंत्रियों को कहा कि जो वेव है वो यहाँ तक ही आएगी, इसके आगे नहीं आएगी, जैसे कि वो भगवान जैसा हो, ठीक है, ऐसा कोई एग्जांपल दे रहा है। ही गॉट सोकिंग वेट, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, फिर सोकिंग वेट हो गया। ऑमनिस प्लस लेटेंट पोटेंस मीन्स पोटेंशियल से पावरफुल आ जाता है। ओके, एज इन पोटेंटेट, अ पावरफुल रूलर, अगर किसी पावरफुल रूलर को बोलना है तो पोटेंटेट बोल सकते हैं। इम्पोर्टेंट हम जानते हैं, इम लग जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी पावरलेस। पोटेंट मीन्स पावरफुल, एंड पोटेंशियल जानते ही हैं, पोजेसिंग पावर और एबिलिटी नॉट येट एक्सरसाइज्ड। कैन यू राइट द नाउन फॉर्म फॉर ओमनीपोटेंट? ओमनीपोटेंट के लिए अगर कोई वर्ड लिखना चाहे तो क्या लगाएंगे, ओमनीपोटेंस हो जाएगा। वो बड़ा ओमनीपोटेंट है, ये उसका एडजेक्टिव है, लेकिन उसका नाउन क्या बनेगा, ओमनीपोटेंस बन जाएगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ वी हैव कम टू सेशन 41। द वन हु हैज़ बीन वॉचिंग दीज सेशंस, आई थिंक जितना मैं एक्सप्लेन करता हूँ ना, इतने भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको आ ही गया होगा। फिर भी टेकिंग दैट वे कि नहीं आपको आता, तो मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। आई एम स्पेंडिंग टाइम वाइल
एक्सप्लेनिंग, इसलिए मेरी वीडियो हो सकता है कि यार वो कई बार 45 मिनट्स क्रॉस कर जाती है, बिकॉज आई टीच लाइक एज आई एम टीचिंग इन क्लासेस, तो आपको कई बार लगता है आई एम नॉट लाइक 3 मिनट 5 मिनट वीडियो प्रेजेंटर, आई एम नॉट ए ब्लॉगर, आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियोज फॉर योर हेल्प। तो ये कोई लोग ना 3 मिनट के लोग कहते हैं सर आपकी वीडियो 30 मिनट की थी सर मैंने देखी ही नहीं, तो फिर आपकी मर्जी। अब इतना तो शॉर्टकट में तो कुछ नहीं होगा, 2 मिनट मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, उसके लिए भी 5 मिनट लग जाते हैं, वो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में 2 मिनट दिखाता है। सिमिलरली तो 3 मिनट की क्लास में आप गेन नहीं करेंगे, तो आपको थोड़ा लगना पड़ेगा वीडियोस के अंदर, स्पेंड टाइम। और जो मेरे साथ रेगुलरली पढ़ रहे हैं दे कैन अंडरस्टैंड माई फ्रिक्वेंसी कि हाँ यार थोड़ा जल्दी भी कभी कभी पढ़ देता हूँ, तो प्रॉब्ली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैंने पोटेंस पढ़ दिया, इम्पोर्टेंट पढ़ दिया, पोटेंशियल पढ़ दिया, तो आपको समझ आ गया होगा, होप आई सो थिंक सो। ओमनीसिएंट, ये सिएंट वर्ड पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ था। ओमनी मतलब ऑल, सिएंट मीन्स साइंस, साइंस मीन्स नॉलेज, तो इससे ओमनीसिएंट बन जाता है। एंड देन ओमनी प्लस साइंस मीन्स नोइंग, वी हैव डिस्कस दिस एडजेक्टिव इन द प्रीवियस चैप्टर, सो यू विल हैव नो प्रॉब्लम राइटिंग द नाउन। अब इसका नाउन लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, आप सोच लीजिए एक सेकेंड, क्या क्लिक होते हैं, ओमनीसियंस हो जाएगा, जैसे ओमनीपोटेंस बनाता है ओमनीसियंस हो जाएगा। एंड सी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसका नाउन बनाना सीखें, एडजेक्टिव बनाना सीखें, स्कूल में नहीं सिखाते, बट दिस रियली हेल्प्स यू लर्न बेटर, दैट्स व्हाट द केस इज। एंड देन ओमनी प्रेजेंट हो जाता है, प्रेजेंट तो प्रेजेंट ही आप समझ ही रहे हैं, ओमनी मतलब ऑल है, यानी जो सभी जगह पर हो। ओमनी प्रेजेंट होता है कौन, एयर, गॉड काइंड ऑफ थिंग, प्रेजेंट इन ऑल प्लेसेस एट वंस। Fear was omnipresent in Europe during 1939 just before World War II. सब जगह सब लोग बड़े भयभीत थे काइंड ऑफ थिंग, ऐसा बोल रहे हैं। A synonym of omnipresent is ubiquitous, बहुत ही अच्छा वर्ड है, ubiquitous हो जाता है। From Latin word ubique, you see this word, very good word. A few people know about this word, ubique, everywhere. The ubiquitous ice cream vendors seems to be everywhere at the same time. टिंकलिंग दोज लिटिल बेल्स वंस स्प्रिंग अराइव, जब स्प्रिंग आती है तो वो सब आ जाते हैं। हमारे इंडिया में जब गर्मियों का मौसम होता है तो आपको आइसक्रीम वाले सब जगह मिलेंगे, सब जगह मतलब यूबिक्विटस हो जाता है। द यूबिक्विटस लिटिल वैगन ट्रेवल्स अराउंड एवरीवेयर इन एयरपोर्ट्स टू रीफ्यूल डिपार्टिंग प्लेन्स। वहाँ एक वैसी वो प्लेन को फिल करने के लिए ऐसी कोई कहता है कि वो वैगन होती है जो फ्यूल फिल करती है। यूबिक्विटस लाफ्टर ग्रीटेड द प्रेस सेक्रेटरी रिमार्क, ये मतलब क्या है, ubiquitous laughter greeted the press secretary remark, मतलब क्या, यानी everybody was laughing, laughter was heard everywhere in the room। ubiquitous laughter मतलब everybody was laughing जब secretary ने कुछ ऐसा statement दिया। the noun form is ubiquity, आप जानते ही हैं, और ubiquitousness हो जाएगा। and then omnibus, omni all हो गया, और bus, omnibus, अब ध्यान से सुनिए, etymologically for all including all. In the shortened form bus, we have a public vehicle for all who can pay. In John Galsworthy omnibus we have a book containing all of the Galsworthy's works, यानी वो omnibus बोला। In an omnibus legislative bill we have a bill containing all the miscellaneous provisions and appropriations left out in the other bills। यानी जब ओमनीबस लेजिस्लेटिव बिल है, इसका मतलब सारे बिल्स का वो मिक्स है। ऐसे ही उसने कहा कि ग्लासवर्दी का ओमनीबस है, इसका मतलब सब बुक्स का उसका एक क्रक्स है, यानी सबका एक कॉम्बिनेशन होता है। फॉर ऑल इंक्लूडिंग ऑल, वहाँ पर ओमनीबस लगा सकते हैं। वैसे ओमनीबस होती है जिसमें 12, 15, 20 लोग बैठ के जा सकते हैं, वही कॉल ओमनीबस हो जाती है। ओके, शायद मारुति की व्हीकल आता भी था जिसे वो ओमनीबस बोलता था, शायद ओमनी इज द ब्रांड, उसका जो था ओमनी नाम से उसकी व्हीकल आती थी। मोर फ्लैश, नाउ नोट हाउ कार्निस फ्लैश इज बिल्डिंग, आपने कार्निवरस पढ़ा था, इसका मतलब फ्लैश था, तो क्या और वर्ड कैसे बनते हैं देखिए, कैरलिन बनता है। कैरेलियन वर्ड का मतलब क्या है, ए रेडिश जेमस्टोन द कलर ऑफ रेड फ्लैश, तो कैरेलियन वर्ड आ गया। ओके, देन कार्निवल, कार्निवल नॉर्मली मैंने पढ़ा है कि ये क्रिसमस से पहले कोई पीरियड होता है जिसमें जो क्राइस्ट, जितने भी क्रिश्चियंस होते हैं, जो मैंने कुछ पढ़ा है कहीं पर, कि दीज पीपल ट्राई टू मेंटेन सोब्राइटी इन दिस पीरियड, दे जस्ट कीप देमसेल्फ टू देमसेल्स ओनली, ज़्यादा फन फ्रॉलिक नहीं करते इस कार्निवरस के बाद, कार्निवल के बाद, और फिर वो क्रिसमस तक बड़ा सोबर मेंटेन रखते हैं,
फिर क्रिसमस में दे स्टार्ट एंजॉइंग दिस। तो क्रिसमस से पहले वो पीरियड जब शुरू होता है, उससे पहले वाला पीरियड जो है वो जिसमें वो लास्ट दिन कुछ ऐसा फन एंड फ्रॉलिक करते हैं, दैट इज नोन एज कार्निवल होता है। Originally the season of merry making just before Lent. Lent is that kind of, phase I was talking about. When people took a last fling before saying carnival, वो carnival बोलते हैं। ओ फ्लैश फेयरवेल, मतलब फ्लैश मतलब बॉडी, और फेयरवेल मतलब अब हम तेरी तरफ ध्यान नहीं देंगे, अब हम सोबर हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। लैटिन वेल मीन्स फेयरवेल होता है। टुडे कार्निवल इज एन एक्सुबरेंट और राइटस मैरी मेकिंग और फेस्टिविटीज़। लेकिन हम ऐसा आज की डेट में कार्निवल का मतलब फेस्टिविटी होती है, वहाँ भी कार्निवल फेस्टिविटी होती है, लेकिन वो प्रैक्टिकल इसका वर्ड क्या है, ओ फ्लैश फेयरवेल, यानी आज हम सबको एंजॉय कर रहे हैं, आज के बाद हम फ्लैश की तरफ, अपनी ग्रेटिफिकेशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे, वहाँ से कार्निवल वर्ड बना है। कर्नल, most often found in phrases like carnal pleasure or carnal appetites, and signifying pleasures of appetites of the flesh rather than of the spirit, hence sensual, lecherous, lascivious, lubricious etc. ये वर्ड हमने पहले भी पढ़े थे, जो उसके लिए बताते हैं जो कि पर्सन बड़ा अपनी फिजिकल ग्रेटिफिकेशन को फुलफिल करने के लिए लगाते हैं। यानी कार्नल प्लेजर का मतलब क्या हो गया, अपनी फ्लैश को खुश करने वाले प्लेजर, ये वाली वर्ड आ गया। तो यानी कार्नल जहाँ पर भी आ रहा है वो नेचुरली वैसा कार्नल प्लेजर, कार्नल एपेटाइट, वो खाना जो आपको सुख दे, जो इसमें आप भोग सकते हैं, काइंड ऑफ हिंदी में बात करते हैं। तो कार्नल इज फ्लैश के लिए है। एंड देन कार्नेज, वी हैव रेड दिस वर्ड अर्लियर आल्सो, ग्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, किसकी डिस्ट्रक्शन, ह्यूमन फ्लैश की। एज वॉर, मास मर्डर्स में कार्नेज होता है, ये भी वर्ड आपने कार्नेज से ही आया। देन री इनकारनेशन, now you say a rebirth or reappearance. Believers in reincarnation maintain that one's soul persists after it has fled the flesh. Reincarnate करना जाता है, यानी क्या मानता है, reincarnation maintain that one's soul persists after it has fled the flesh, यानी हमारी बॉडी में से, मेरी बॉडी में से मेरी सोल निकल गई, लेकिन वो रहती है, एग्जिस्ट करती है, ऐसा माना जाता है। एंड इवेंचुअली रीअपियर्स इन द बॉडी ऑफ ए न्यू बॉर्न इन्फेंट और एनिमल। ऐसा कई सारे केसेस सुनने में आते हैं जहाँ पर वो रीअपियर कर गई किसी की बॉडी में और वो दोबारा से रीबॉर्न कर गया, मे बी अ फ्यू डेज लेटर, द नेक्स्ट मोमेंट और फ्यू ईयर्स लेटर, ऐसा सुनने में आता है, ठीक है। बॉडी इन न्यू बॉर्न इन्फेंट और एनिमल और इन अनदर फॉर्म, हो सकता है एनिमल में कन्वर्ट हो जाए, कुछ भी बन जाए, लेकिन वो सोल जो मेरी बॉडी में से निकली है किसी और बॉडी में जाकर नया बर्थ ले लेती है, नई फ्लैश में चली जाती है। Some of us, according to this interesting philosophy, were once Napoleon, Alexander, and the great Cleopatra, etc. Cleopatra is a very famous, beautiful woman. तो यानी ऐसे हम, हो सकता है हम में से कोई नेपोलियन हो किसी पुराने ज़माने में, अब नेपोलियन की सोल मेरी बॉडी में आ गई, मे बी लाइक दैट। द वर्ब इज री इनकारनेट, मीन्स टू ब्रिंग सोल बैक इन अनदर बॉडीली फॉर्म। समझ ही सकते हो, री इनकारनेशन, कार्निस यानी किसी और बॉडी में दोबारा से आ जाना, री इनकारनेशन कहलाता है। एंड इनकारनेट, इफ वी यूज दिस एडजेक्टिव टू कॉल समवन द डेविल इनकारनेट, इसका मतलब वो डेविल का दोबारा से जन्म हो गया है। वी मीन दैट हियर इज द डेविल इन द फ्लैश, री इनकारनेट है। जैसे भगवान राम को क्या बोलते हैं, ह्यूमन री इनकारनेट बोलते हैं, ठीक है। तो भगवान राम किस में आए, ह्यूमन की शेप में आ गए। तो कोई ऐसा पर्सन हो तो उसको हम बोलेंगे डेविल इनकारनेट, कि जो थोड़ा सा बड़ा क्रूअल टाइप का हो, तो ऐसे बोल लेंगे डेविल इनकारनेट हो जाएगा। और वी मे से दैट समवन इन इविल इनकारनेट, दैट इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल इन्वेस्टेड विद ह्यूमन और बॉडीली फॉर्म। यानी वो अगर हिटलर के लिए यूज़ कर सकते हैं कि वो क्या था, इविल इनकारनेट था, डेविल इनकारनेट था। द वर्ब इज टू इनकारनेट, इज टू एम्बॉडी, गिवन बॉडीली फॉर्म और मेक रियल, ये कहना चाहते हैं कि वो रियल उस फॉर्म में आ गया। डेविल इज देयर इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन, तो हमने बोला डेविल इनकारनेट हो गया, तो हमने बोला ह्यूमन इनकारनेट हो गया, फिर उसने कहा एविल इनकारनेट हो गया। तो दीज ऑल वर्ड्स हैव कम फ्रॉम वर्ड कार्निस। कभी शायद मुझे इतना, मैं आई एम श्योर कि आपने कभी भी एक बार कभी सोचा नहीं होगा कि ये सारे वर्ड वहाँ से आ रहे हैं। शायद आज के बाद वंस यू वॉच दिस वीडियो एंड दे थिंक टुमारो मॉर्निंग, ये वर्ड आपको याद रहेंगे। डार्क सीक्रेट्स, क्लैंडस्टाइन कम्स फ्रॉम लैटिन काम, क्लैंडस्टाइन में वर्ड काम आ रहा है। सीक्रेटली एंड इम्प्लाइज सीक्रेसी और कंसीलमेंट इन द फॉर्म आउट ऑफ
इन दी वर्किंग आउट ऑफ अ प्लान दैट इज़ डेंजरस और इलीगल। क्लैंडस्टाइन तकरीबन उसी लिए यूज़ करते हैं जो बड़ा सीक्रेटिवली यूज़ किया जाता है, जो इलीगल होता है उसके लिए क्लैंडस्टाइन मीटिंग हम कहते हैं कई बार। क्लैंडस्टाइन इज ए क्लोज सिनोनिम ऑफ सरप्शियस विच मीन्स स्टिल्थली, स्नीकी, फुर्टिव, जनरली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ डिटेक्शन। तो जो सरप्शियस है उसमें आप डरे होते हैं तब छुपकर काम करते हैं, लेकिन क्लैंडस्टाइन इसलिए वो छुपकर करते हैं क्योंकि हम किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, एक डर की वजह से छुप रहा है और एक प्लान ही ऐसा कर रहा है, हैचिंग ए प्लान। यानी मैं बोलूँ जूलियस सीजर को मारने का जो प्लान उन्होंने तैयार किया वो क्लैंडस्टाइन थी। लेकिन मान लीजिए कोई स्मगलर है या कोई ऐसा है वो छुपकर ऐसी मेडिसिन बना रहा है या कुछ कर रहा है, वो उसका सरप्शियस एक्टिविटीज़ हो जाती हैं। ठीक है, दोनों क्लोज हैं बट अलग अलग होते हैं। द टू वर्ड्स कैन नॉट ऑलवेज हाउएवर बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, वही मैं आपसे कह रहा था। वी मे स्पीक ऑफ ईदर क्लैंडस्टाइन और सरप्शियस मीटिंग्स और अरेंजमेंट्स बट यूजुअली ओनली द क्लैंडस्टाइन प्लान्स एंड ओनली द सरप्शियस मूवमेंट्स और एक्शंस। कैन यू राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द सरप्शियस, यानी वो कह रहा है कि या तो क्लैंडस्टाइन वाले यूज़ करेंगे या सरप्शियस यूज़ करेंगे। दोनों का मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया कि कैसे यूज़ करेंगे। सरप्शियस का अगर हमने नाउन फॉर्म निकालना हो तो आप बना लेंगे मेरे ख्याल से। अब आपको आ ही गया होगा क्या, इतनी देर में आपने सोच भी लिया होगा कि सरप्शियस का नाउन फॉर्म क्या होना चाहिए। नेस से लगाते हैं, ITY से लगाते हैं, यू नो इट वेल। ठीक है, आई हैव रिटन दी वर्ड नीचे। फ्यूटिव क्या है, करेक्टराइज्ड बाय गिल्टी और इवेसिव सीक्रेसी। स्टील्थली मैंने बताया आपको। आई हैव बिन राइटिंग दीज वर्ड्स, मैं अंडरलाइन करके मैं एक ही वर्ड को 50 बारी अलग अलग स्लाइड में दिखा चुका हूँ, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू लर्न। गेटिंग यूज टू न्यू वर्ड्स, तो ये वर्ड तो हमें सारे समझ आ गए कि हमें कैसे कैसे लर्न करने। अब थोड़ा सा वो हमसे डिस्कस करना चाहता है कि हम वर्ड्स को कैसे सीखें। लेट्स रीड दिस। थोड़ा सा उसने 2 पेजेस लिखे हैं कि आपने इतने वर्ड्स सीखे, तो गेटिंग यूज टू न्यू वर्ड्स कैसे हो जाएं, ये समझना ज़रूरी है कि हम कैसे नए नए वर्ड्स को हमें पिक करना पड़ेगा। रीड इट, इसमें लर्निंग नहीं लेकिन हाँ समझना ज़रूरी है व्हाट ही वांट्स टू कन्वे। Reference has been made in previous chapters to the intimate relationship between reading and vocabulary building. ठीक है, रीडिंग से vocabulary building का हमने रेफरेंस बताया है। Good books and the better magazines will not only acquaint you with a host of new ideas and therefore new words, since every word is the verbalization of an idea, but also will help you gain a more complete and a richer understanding of the hundreds of words you are learning through your work in this book. यानी कोई भी जो बुक पढ़ते हो उसमें हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स आते हैं जिसको आप उसका वर्बलाइजेशन करते हो आइडिया का, या आपको वो वर्ड समझ आने लगता है। इस बुक में भी आपने वैसा ही किया है। ही जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आज तक आपने क्या किया और आगे क्या करना है। इफ़ यू हैव बीन डूइंग ए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्टिमुलेटिंग रीडिंग एंड दैट मीन्स एट मिनिमम सेवरल मैगजीन्स अ वीक एंड एटलीस्ट 3 बुक्स और नॉन फिक्शन ए मंथ। देखिए बड़ा बड़ा काम बता रहा है। कई सारी मैगजीन आपको एक हफ्ते में पढ़नी है और एक महीने में 3 बुक्स पढ़नी है, वो भी नॉन फिक्शन वाली, फिक्शन वाली नहीं। आपके बड़े सारे लोग बोस्ट करते हैं हम नॉवल पढ़ते हैं। नॉवल पढ़ना इस ठीक है, गुड होता है, लेकिन नॉवल पढ़ने में जब नॉवल पढ़ते हैं तो वी आर बेसिकली कंसर्न अबाउट स्टोरी। वी डू नॉट बॉदर उसने ये वर्ड क्यों लिखा, ये लैंग्वेज कैसे लिखी, इसका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ओ अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नेवर थिंक। और जहाँ पर भी थोड़ा सा डिटेल बताने लगता है कि रूम वॉज डेकोरेटेड लाइक दिस, कर्टन वॉज ब्लू एंड लाइट वॉज कमिंग द अदर साइड, हाँ वी फ्लिप द पेजेस, वी रश टू द स्टोरी। तो कोई फ़ायदा नहीं होता है फिक्शन पढ़ने से। आपको स्टोरी तो गेन हो जाती है, वो तो गूगल पे जाओ 5 मिनट में पूरी स्टोरी पता चल जाएगी। नॉवल में पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है। अगर नॉवल पढ़ना है, अगर आपको फिक्शन पढ़ना है तो फिर वर्ड फॉर वर्ड पढ़िए, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहता है नॉन फिक्शन पढ़िए, देखिए उससे आपको ज़्यादा गेन मिलेगा। कोई फिलोसफी की, साइकोलॉजी की, किसी की ऑटोबायोग्राफी को, रीड दैट काइंड ऑफ थिंग। You have been meeting constantly over and over again the new words you have been learning in these pages. अगर अब आप कोई नॉन फिक्शन की बुक पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे वर्ड जो हमने अभी तक पढ़े हैं, यू फाइंड दीज वर्ड्स देयर, वो आपको बार बार अटैक करेंगे, हॉन्ट करेंगे, आपकी लर्निंग सीमेंट होती रहेगी। Every such encounter is like seeing an old friend in a new place, obviously. You know how much better you understand your friends when you have a chance to see them react to new situations. यानी अब नया वर्ड जब नई जगह पर यूज़ होता है तो वैसे ही है जैसे आपका कोई फ्रेंड नई जगह पर जाता है तो उसका रिएक्शन होता है। यानी वो वर्ड जब आपको नई जगह पर यूज़ होने लगा तो यानी उसका एक और नया इंटरप्रिटेशन आपको समझ आएगा, ओके वी कैन यूज़ दिस वे एज वेल, बिकॉज वर्ड तो आपको पहले से ही पता था लेकिन आपको एक यूसेज पता था। अब आपने उसको फिलॉसफी में पढ़ा, आपने साइकोलॉजी में पढ़ा, आपने किसी और जॉनर में पढ़ा, तो उसका एक
यूसेज आपको समझ आने लगेगा. सिमिलरली यू विल गेन अ मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फ्रेंड्स यू हैव बीन मेकिंग अमंग वर्ड्स एज यू सी देम इन डिफरेंट कंटेक्स्ट एंड डिफरेंट प्लेसेस. यानी वो रिलेट कर रहा है, जैसे अपने फ्रेंड को आप नई जगहों पर देखते हैं तो उसका एक नया पर्सोना समझ आता है, वैसे ही वर्ड को अगर आप नई जगह पर नई बुक में पढ़ते हुए देखेंगे तो आपको उसका नया मीनिंग समझ आएगा. इसका मतलब है कि यू हैव टू रीड मोर. यूट्यूब देखने से बात नहीं बनेगी, कभी इंग्लिश नहीं आएगी. ये तो मैं बार बार क्रिटिसाइज करता हूँ और ओपनली कहता हूँ. यूट्यूब पे जो भी लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं, मैं तो खैर नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू टू डू दिस बुक. मैंने कभी ऐसा ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, लेकिन जो भी मार्केट में पढ़ा रहे हैं आप देख लीजिए, जितने भी यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं सब के सब लोग मैक्सिमम ग्रामर पढ़ा रहे हैं. मैक्सिमम आप अपनी आत्मा से पूछ के देख लीजिए, व्हाट आर वी डूइंग. एज एफ की जैसे पता नहीं आपको ग्रामर का मास्टर बन जाना है. वो पेपर में ग्रामर सिर्फ 15% आती है, बाकी सारी रीडिंग आती है, वोकेबलरी आती है. तो उसके लिए तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा. जब आप रीडिंग करोगे तो अपने आप ही आपको नए वर्ड्स मिलने लग जाएंगे, आपकी वोकेबलरी भी एनहेंस हो जाएगी, आपका पैराजम्बल भी ठीक हो जाएगा, आपका क्लोज टेस्ट भी ठीक हो जाएगा, आपका रीडिंग कॉम्प्रेशन भी ठीक हो जाएगा. और फिर जब वर्ड यू कम अक्रॉस तो उसके आपके क्या होगा, सिनोनिम एंटोनिम, आप उसके वन वर्ड, उसके आपकी फ्रेजेस ठीक होने लग जाएंगे. अदरवाइज रटते रहिए, रटने से कुछ होने वाला है नहीं. तो व्हाट इज से इज कि रीड मोर. और इट इज नॉट दिस, ये बुक तो 50 साल पहले लिखी होगी ना, कितने साल पहले लिखी हुई है, तब से आज तक सिचुएशन वही है. जब आप पढ़ते हैं तो ज़्यादा फोकस करते हैं. फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेडिटेशन क्यों ज़रूरत है, फोकस करना. रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं तो बार बार कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़िए, मैं तो कभी नहीं कहा नॉवल पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर सस्ता मीडियम है, उससे ज़्यादा गेन होता है. रश मत करिए, रीड एवरी वर्ड. दैट्स व्हाट इज ट्राइंग टू टेल यू. ये उसने 30-40 साल पहले कहा होगा, मैं आज कह रहा हूँ. जो सच है वो सच ही रहेगा. आपको अगर इंग्लिश सीखनी है तो आपको रीडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, रादर वीडियो पर बैठकर आप नाउन पर नाउन पढ़ते रहें. कुछ नहीं होने वाला होगा, लेकिन उससे सिर्फ 15% का पेपर ही क्लियर होगा. 85% का पेपर क्लियर होने वाला है नहीं. वो 85% का पेपर तभी क्लियर होगा जब व्हेन यू रीड द वर्ड एंड यू सी हाउ इट इज़ यूज्ड. वो आपके दिमाग में इनग्रेन हो जाएगा, रटने से नहीं आएगा कि यूबिक्विटस होता है. देखिए यूबिक्विटस कैसे यूज़ हुआ है, then only you will be able to learn. That's what he's trying to tell you. In the past, I have recommended reading non-fiction, but novels too are a rich source of additions to your vocabulary, provided you stay alert to the new words you will inevitably meet in reading novels. वो कह रहा है कि नॉवल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, स्किप नहीं करना पड़ेगा, वर्ड फॉर वर्ड पढ़िए. जब मैं कॉलेज में था तो 400 पेजेस का नॉवल हमने रात भर में पढ़ा है और अगले दिन पेपर दिया है. और आज 400 पेजेस का बुक पढ़ने के लिए मुझे 4 महीने लग सकते हैं, बिलीव मी, बिकॉज नाउ व्हेन आई रीड आई हैव टू लुक फॉर एवरी न्यू इंटरप्रिटेशन, एवरी वर्ड. इफ़ यू सी माई नॉवल एंड ऑल विच आई रीड, उसमें कितनी सारी अंडरलाइन की होती हैं. आई डोंट वांट कि मेरा बुक गंदी ना हो. मैं तो बुक में पेन से मार्क कर रहा होता हूँ और वहीं पर मीनिंग लिख रहा होता हूँ. इट मीन्स यू आर लर्निंग देयर. तो इसलिए वो कह रहे हैं वर्ड भी आएंगे, अगर आप फिक्शन पढ़ रहे हो तो पढ़िए, लेकिन उसमें फिर नए वर्ड यू कम अक्रॉस, enjoy that. Don't just rush. Then natural temptation when you encounter a brand new word in a novel is to ignore it. क्यों आप you're worried about story. The lines of the plot are perfectly clear even if many of the author's words are not. आपको प्लॉट तो समझ आ ही जाता है ना, तो इसलिए आप वर्ड पे ज़्यादा बॉदर नहीं करते, लेकिन राइटर ने जान लगाई होती है वो वर्ड लिखने पर. यू मस्ट लुक फॉर दैट वर्ड. आई वॉन्ट टू काउंसिल, गाइड यू strongly that you resist the temptation to ignore the unfamiliar words. जब भी कोई unfamiliar word आए, रुकिए वहाँ पर. You may meet in your novel reading, resist it with every ounce of your energy. अपने आप को रोकिए. For only by such resistance can you keep building your vocabulary as you read. पढ़ते पढ़ते आपकी वोकेबलरी एनहेंस होगी, लेकिन आपको भागना नहीं है. मैं बार बार हमेशा कहता हूँ, आप ये मत मानिए कि मैं बीटेक हूँ, मैं एमटेक हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो. आप मानिए कि मैं 6th क्लास का स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं आता. तो इसलिए वेन एवर यू कम अक्रॉस ए न्यू वर्ड, काइंडली नोट इट डाउन समवेयर. ट्राई टू राइट द मीनिंग, ट्राई टू मेक सेंटेंस. दिस मे साउंड फुलिश, बट दिस इज द ओनली मंत्रा यू टू एनहेंस योर वोकेबलरी. काइंडली डू दैट. राइटर भी वही बोल रहे हैं, मैं कुछ नया ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ. जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं आगे पीछे कहीं पर भी, दे नो दिस आई हैव बीन सेइंग एंड आई रिपीट द सेम. Then what should we do? Don't rush to a dictionary, don't bother underlining the word, don't keep long lists of words that you will eventually look up en masse.
आप चाहे वो उन वर्ड को नोट मत करिए, वो कहता है, चाहे अंडरलाइन नहीं करिए, लेकिन फिर ज़्यादा पढ़िए ताकि वो वर्ड बार बार दिखने लग जाए। हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, इसलिए मैं कहता हूँ यार उनको अंडरलाइन करके नोट कर लो। These activities are likely to become a painful and you will not continue them for great length of time. नेचुरली बार बार आप वहाँ नोट करो, फिर वहाँ से वहाँ नोट करो, फिर उसका वर्ड मीनिंग लिखो, तो पेनफुल होता है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। वो कह रहे हैं ठीक है, इट इज़ ऑल राइट। आपको ऐसा लगता है, इंस्टेड डू समथिंग क्वाइट सिंपल एंड वेरी इफेक्टिव। क्या? ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा रीडिंग करिए। अब या 2022 चल रहा है, वो उसने ये बुक कब की लिखी होगी? हो सकता है 1980 में लिखी होगी, तो उस वक्त तो ना तो इंटरनेट था ना सब कुछ था, तो सब रीडिंग ही होती थी, तो कहता था रीडिंग करो। लेकिन अब आपके पास तो सब कुछ है ना यार, ट्विटर भी है, ये भी है, वो भी है, तो आपकी डाइवर्जन भी बहुत सारा है। तो इसलिए अगर आप चाहो तो वो ज़्यादा रीडिंग करो, बाकी सब सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। नहीं तो फिर भाई अगर ऐसा नहीं कर सकते, तो आप अगर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो ठीक है, फिर आप नोट करिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज द न्यू एडिशन ऑफ माई सेइंग इज, व्हेन यू मीट ए न्यू वर्ड अंडरलाइन इट विद अ मेंटल पेंसिल। Okay, that is pause for a second and attempt to figure out the meaning, use a sentence or form it etymological root of prefix। आप उसका प्रीफिक्स निकालने की कोशिश करिए, उसका एक सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए दिमाग में, या फिर मेरे तरीके से कॉपी में। ये इसकी मेरे सेइंग में फ़र्क है। वो 40 साल पहले लिख रहा था, मैं 40 साल बता रहा हूँ। उस वक्त ट्विटर नहीं था, अब ट्विटर है, तो इसलिए आपके पास समय कम है, तो आप इतनी रीडिंग तो नहीं करोगे। माशाल्लाह वैसे आपने न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा, तो आप अभी तक तो नॉवल पढ़ने या फिलॉसफी पढ़ने की तो बात ही दूर की है। आई एम कमेंटिंग दिस एंड टेक इट टू योर हार्ट कि आई एक्यूज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डोंट लाइक रीडिंग। सबको ये तो चाहिए मुझे इंग्लिश आ जाए, लेकिन इंग्लिश में पेन देना जितना आप मैथ्स में लगाते हो उतना आप में इंग्लिश में नहीं लगाते, इसलिए इंग्लिश कभी आएगी नहीं अगर आप उसको पढ़ोगे नहीं तो। रीड करना पड़ेगा। दैट इज पॉज फॉर ए सेकेंड एंड अटेम्प्ट टू फिगर आउट द मीनिंग फ्रॉम इट्स यूज इन द सेंटेंस और फ्रॉम द एटिमोलॉजिकल रूट और प्रीफिक्स। इफ इट कंटेन्स वन यू हैव स्टडीड, तो आपको क्लिक करेगा। मेक ए मेंटल नोट ऑफ इट, से इट अलाउड वंस और ट्वाइस, उसको दोबारा बोलिए, ठीक है, जो अगर आपको वर्ड समझ आ जाता है, एंड देन गो ऑन रीडिंग, पढ़ते रहिए। दैट इज ऑल देयर इज टू इट, यही आप कर सकते हैं। What you are doing of course is developing the same type of attitude towards the new word that you have developed towards the words you have studied in this book। अब आप उनके लिए एक नया एटीट्यूड डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ वो वर्ड आता है उसकी लर्निंग, उसका रिवीजन आप करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वी आर हेडिंग टू दी एंड ऑफ द बुक। तो इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, आपने 40 सेशन यार ग्रैब कर लिए, तो और क्या करना है। एंड द रिजल्ट ऑफ कोर्स विल बी द सेम। You will begin to notice the word occurring again and again in other reading। जब कोई और रीडिंग करोगे तो वो वर्ड वहाँ दिखने लगेगा, हम तो हमेशा कहते हैं you do। and finally having seen it a number of varying contexts you will begin to get enough of its connotation। उसके फिर आपको मीनिंग उसके दिमाग में बैठ जाएंगे, and flavor to come to your fairly accurate understanding of its meaning। फ्लेवर की भी बात करता है भाई, वर्ड अगर चाहे वो चाइड है, चाहे वो एडमॉनिश है, चाहे वो कास्टिगेट है, चाहे वो सेंस्योर है, चाहे वो कुछ भी है, हर एक वर्ड कहने को तो स्कोल्डिंग ही है, लेकिन उनका फ्लेवर अलग अलग है। तो जब आप पढ़ने लगोगे ना अलग अलग, अच्छा उसने वहाँ चाइड यूज़ किया था, अच्छा झड़कना है, स्कोल्ड कुछ और है, एडमॉनिश कुछ, तो देन यू विल गेट द फ्लेवर आल्सो ऑफ द वर्ड। ठीक है, तो ही व्हाट इट सेज, यू विल बिगिन टू गेट एनफ ऑफ इट्स कॉनोटेशन, उसका मीनिंग, एंड फ्लेवर टू कम टू योर फेयरली एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स मीनिंग, उसका एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग समझ आ जाएगा। इन दिस वे यू विल बी डेवलपिंग अलर्टनेस नॉट ओनली टू द वर्ड्स यू हैव स्टडीड इन दिस बुक, जो वर्ड आपने पढ़े हैं उसकी तरफ आपका ध्यान जाएगा, बट टू ऑल एक्सप्रेसिव एंड मीनिंगफुल वर्ड्स, एंड योर वोकैबुलरी विल कीप ग्रोइंग, आपकी वोकैबुलरी ग्रो होने लगेगी। ओके, बट ऑफ कोर्स दैट विल हैपन ओनली इफ यू कीप रीडिंग, कीप रीडिंग, कीप रीडिंग। आप अपनी आत्मा को मनाइए। I do not wish to recommend any particular novels or novelists, since the type of fiction one enjoys is a very personal matter। वो कहता है मैं ये नहीं बताना चाहता ये बुक पढ़ो, जो आपको अच्छा लगे वो पढ़ो। You doubtless know the kind of story you like, maybe mystery, science fiction, spy, adventure, historical, political, romantic, western biographical, one or all of the above, कुछ भी पढ़िए, सारे पढ़िए। Or you may be entranced by novels of ideas of sexual prowess or fantasy or life in different segments of society from your own, वो भी पढ़ सकते हैं। No matter, कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या पढ़ रहे हो। Find the kind of novel or novelist you enjoy by browsing in the public library or among the thousands of titles in bookshops that have a rich assortment of paperbacks as well as hardbacks। वो बुक्स मार्केट में मिलती हैं, उस ज़माने में तो बुक्स वहीं पर मिलती थी, तो कहता है वहाँ जाओ, जो आपको बुक अच्छी लगे वो पढ़िए। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि मुझे यही बुक पढ़नी है,
वो फिक्शन के लिए भी, मैंने फिक्शन के लिए आपको मना करा है, लेकिन वो कह रहे हैं फिक्शन भी पढ़िए, लेकिन फिक्शन में जंप मत करिए, जो आपका मन करे पढ़िए, लेकिन ही इज सेइंग एंड देन रीड एंड कीप ऑन द अलर्ट फॉर न्यू वर्ड्स। नए वर्ड जब आए भागिए नहीं, नोट करिए, यू विल फाइंड देम बाय द हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। बियर इन माइंड पीपल विद रिच वोकेबलरीज, ये ध्यान से सुनिए, बियर इन माइंड क्या, पीपल विद रिच वोकेबलरीज हैव बीन रीडिंग voraciously since childhood, ठीक है, including the ingredients listed in small print on bread wrappers and cereal boxes। जो आपके घर में जिसमें आपके सीरियल्स आते हैं, जो ब्रेड के रैपर आता है, उस पर जो लिखा रहता है वो भी पढ़ते हैं। When I was in 9th class, I asked my teacher how can I build my vocabulary and she said कि जो घर के आपके घर में जो लिफाफा आता है ना पेपर का, जिसमें आप सब्जी लाते हो कहते हैं, उस पर जो लिखा है वो भी पढ़ना चाहिए। सेम थिंग इज रिटन हेयर, प्रॉब्ली उस टीचर ने वहीं से बात पढ़ी होगी या उसका अपना परसेप्शन होगा, यहाँ पर भी वही कह रहा है। वो जिनकी रिच वोकेबलरीज है वो कंटिन्यूसली पढ़ते हैं, वो उसको भी पढ़ते हैं जो ब्रेड के रैपर पे लिखा रहता है, जो सीरियल बॉक्सेस होता है उस पर भी। अगर आप एक सीरियल बॉक्स उठा के देख लो आज मैगी का या किसी का, आपको कम से कम ऐसे 5 वर्ड होते हैं जो आपको रियली में नहीं मालूम होंगे, और एक बार पढ़ लोगे तो वो 5 वर्ड याद हो जाएंगे। That's what it's saying, yani you have to keep an eye open. We have ended session 41 today, long session, and this ये जो बाद में मैंने आपको 10 मिनट का लेक्चर दिया है, this is immensely important. If you have heard it, probably दिमाग में ये जरूर आ गया होगा कि मुझे ज़्यादा वर्ड पढ़ने हैं, स्लो रीडिंग करनी है और ज़्यादा वर्ड ग्रैबिंग करनी है। Thank you very much for watching and keep working continuously. God bless you. Thank you very much.